दुनिया में दो ही सबसे ताकतवर चीजें हैं, एक आत्मा और दूसरी तलवार। और आखिर में आत्मा तलवार से जीत जाएगी। यह कथन उस व्यक्ति का है जिसने एक योद्धा के रूप में लाखों लोगों का खून बहाया, क्योंकि उसके अंदर जीत की गजब की भूख थी। वो जानता था कि एक दिन उसे मर जाना है, लेकिन फिर भी उसकी तलवार कभी शांत नहीं हुई। उसकी कहानी के सिर्फ दो ही हिस्से थे, जीत या हार, मगर उसने हारना कभी सीखा ही नहीं। जब वो जंग के मैदान में होता तब दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वो हर वक्त सिर्फ चढ़ा या उतरा, लेकिन कभी ठहरा नहीं। आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक पहुंचने वाला वो शख्स जंग के मैदान में 40,000 योद्धाओं के बराबर था। अपनी अनोखी ताकत से समूचे विश्व में उसने एक अलग पहचान बनाई थी। उसके सैनिक उससे मोहब्बत करते तो दुश्मन खौफ खाते थे। यूरोप के कई देशों में उसने जीत का परचम लहराया और कई सूरमाओं को धूल चटा दी। उसने यूरोप के राजाओं और जारों की सत्ता को ललकारा था। वह सिर्फ 52 साल ही जिया, पर उसकी कहानी अनंत सी लगती है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति की पैदाइश था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब अपने चरम पर था, तब वो फ्रांस की राजनीति में अपनी पैठ बना रहा था। उसने खुद को महान सेनापति साबित कर फ्रांस को यूरोप का ताकतवर देश बनाया। विश्व विजेता बनने की चाह में यूरोप के ज्यादातर इलाकों पर वो कब्जा कर चुका था। उत्तरी इटली, वेनिस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड वगैरह की सेना उसने पराजित कर दी थी। लेकिन ऐसे शक्तिशाली कमांडर का बुरा वक्त भी आया। बुरा इतना कि 2 बार बंदी तक बनाया गया, निर्वासन तक की नौबत आ गई। वाटरलू की लड़ाई नेपोलियन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। वाटरलू में पराजय से वो अर्श से फर्श पर आ गया। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। आज हम एक योद्धा के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को जानेंगे। बताएंगे कि यूरोप में उसने अपना साम्राज्य किस तरह स्थापित किया। एक मामूली व्यक्ति से सम्राट बनने की यात्रा को जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 26 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में हुआ था। पहले यह द्वीप जेनोवा के कब्जे में था, जो मौजूदा वक्त में इटली में है। लेकिन नेपोलियन के जन्म से 1 साल पहले ही जेनोवा ने इसे फ्रांस को सौंप दिया था। उसके जन्म से 1 साल पहले जेनोवा ने संप्रभु अधिकार बेच दिए और जन्म के वर्ष के दौरान द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। नेपोलियन का परिवार बहुत अमीर नहीं था और न ही उसकी पृष्ठभूमि किसी राजा महाराजा वाली थी। इसलिए नेपोलियन जिस तरह से फ्रांस का बादशाह बना वो बेहद दिलचस्प है। नेपोलियन का परिवार इटालियन मूल का था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान था। उसकी पढ़ाई लिखाई फ्रांस में हुई। 9 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए फ्रांस चला गया। उसने वहां ऑटुन के एक धार्मिक स्कूल में 1779 में दाखिला लिया। लेकिन उसी साल एक स्कॉलरशिप के तहत उसका दाखिला ब्रियन की एक मिलिट्री एकेडमी में हुआ। इसके बाद वो 5 साल तक ब्रियन में रहा। नेपोलियन को 1785 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली। नेपोलियन बहुत ही सामान्य और साधारण छात्र था। साधारण इतना कि ग्रेजुएशन में 58 लोगों की कक्षा में वो 45वें नंबर पर रहा था। लेकिन वह भविष्य में एक महान सेनापति बनेगा, इसकी संभावना बचपन में ही दिखने लगी। एक शिक्षक ने देखा कि नेपोलियन हमेशा गणित के अनुप्रयोगों में शानदार है, साथ ही वह इतिहास और भूगोल से काफी अच्छी तरह परिचित है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि यह लड़का एक दिन अव्वल दर्जे का नाविक साबित होगा। नेपोलियन बोनापार्ट को सेना और युद्ध से जुड़ी कहानियों को जानने में बड़ा मजा आता था। वो हमेशा ही सेना की रणनीति और लड़ाई से जुड़ी किताबें पढ़ता रहता था।
उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट 1785 में आया, जब उसके पिता की मौत हो गई। नेपोलियन उस समय महज 16 साल का था। पिता के गुजर जाने के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। पैसे की तंगी को देखते हुए नेपोलियन ने परिवार की जिम्मेदारी अपने सर उठा ली। वो फ्रांस की सेना में नौकरी की तलाश करने लगा। उसी साल यानी 1785 में उसे फ्रांस की आर्मी में तोपखाना रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक की नौकरी मिल गई। दूसरी तरफ फ्रांस में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था, जिसका समाधान तत्कालीन राजशाही सरकार के पास नहीं था। राजशाही को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1789 में फ्रांस में क्रांति भड़की। उस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लोकतंत्र के समर्थकों ने स्टेट जनरल की जगह नई संसद नेशनल असेंबली का निर्माण किया। नई संसद ने कोर्सिका के नेता पास्कल पाओली को वापस कोर्सिका जाने की इजाजत दे दी। अब ये पास्कल पाओली कौन है? दरअसल जब नेपोलियन के जन्म से ठीक पहले कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तब नेपोलियन के माता पिता उस आंदोलन में शामिल थे जो फ्रांस के कब्जे का विरोध कर रहा था। नेपोलियन के पिता कार्लो ने अपने नेता पास्कल पाओली का साथ दिया था। 1769 में कोर्सिका की हार के बाद पाओली का ब्रिटेन में निर्वासन हो गया और कार्लो 1777 में लुई 16वें के दरबार में द्वीप के प्रतिनिधि बन गए। क्रांति के दौरान जब नेशनल असेंबली के द्वारा पाओली को कोर्सिका लौटने की अनुमति दी गई, तब नेपोलियन ने पाओली से जुड़ने के लिए छुट्टी मांगी, क्योंकि नेपोलियन पाओली को अपना गुरु मानता था। नेपोलियन को छुट्टी मिली और वो भी कोर्सिका लौट गया। लेकिन पाओली को नेपोलियन के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि वह नेपोलियन के पिता को कोर्सिका की आजादी के उद्देश्य को छोड़ने के लिए गद्दार मानता था। शुरू में तो कोर्सिका में नेपोलियन का स्वागत हुआ, लेकिन जब उनके छोटे भाई लुसियन ने पाओली को ब्रिटिश एजेंट कहकर विरोध शुरू किया, तो कोर्सिका के लोग नेपोलियन की फैमिली के खिलाफ हो गए। इसके बाद नेपोलियन का परिवार फ्रांस में बस गया। अब नेपोलियन को महसूस हुआ कि फ्रांस का समर्थन करने के अलावा उसके पास कोई उपाय नहीं है। दूसरी तरफ वह बेहद महत्वाकांक्षी भी था। ऐसे में फ्रांस के प्रति वफादारी दिखाने में नेपोलियन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्रांति के शुरुआती सालों में कोर्सिका में राजभक्तों, क्रांतिकारियों और कोर्सिकन राष्ट्रवादियों के बीच तीन तरफा संघर्ष में लड़ते हुए नेपोलियन ने अपना समय बिताया। नेपोलियन ने क्रांति के आदर्शों को अपनाया और फ्रांसीसी समर्थक कोर्सिकन रिपब्लिकन में शामिल हो गया, जो पाओली का विरोधी था। उसे 1792 में स्वयंसेवकों की एक बटालियन की कमान सौंपी गई और सेना में कप्तान के रूप में उसका ओहदा बढ़ गया। अगले ही साल लोकतांत्रिक सरकार का विरोध कर रहे सैनिकों ने दक्षिणी फ्रांस के शहर टूलोन को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। टूलोन भूमध्य सागर में बड़ा सैनिक अड्डा था। फ्रांस के लिए टूलोन को दोबारा जीतना जरूरी था। अगर फ्रांस का उस पर फिर से कब्जा नहीं होता, तो फ्रांस में हुई क्रांति पर बड़ा धब्बा लग जाता। ऐसे में टूलोन को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने की जिम्मेदारी नेपोलियन को दी गई। नेपोलियन इसी तरह के किसी मौके की तलाश में था। टूलोन की आजादी का जिम्मा उसके लिए खुद को हीरो साबित करने का एक मौका था। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और नेपोलियन की अगुवाई में आखिरकार ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा। इस जीत के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल का ओहदा मिला। तब उसकी उम्र महज 24 साल की थी। अब फ्रांस में नेपोलियन की कामयाबियों के किस्से मशहूर होने लगे थे। जब शाही परिवार के समर्थकों ने लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ बगावत की, तो सरकार को बचाने की जिम्मेदारी नेपोलियन पर आई। 5 अक्टूबर 1795 को शाही परिवार के समर्थकों ने पेरिस के नेशनल कन्वेंशन को घेर लिया। तब नेपोलियन ने एक छोटी सी सेना के साथ करीब 20,000 सैनिकों का सामना किया। जल्द ही नेपोलियन ने विरोधियों पर काबू पा लिया। इससे फ्रांसीसी क्रांति की उपज और लोकतंत्र की पहचान नेशनल कन्वेंशन को नेपोलियन ने बचा लिया। इससे नेपोलियन के करियर में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। मार्च 1796 में नेपोलियन ने जोसेफिन नामक महिला से शादी की। शादी के 2 दिन बाद ही नेपोलियन पेरिस से इटली के लिए रवाना हुआ, जहां उसे सेना का कमांडर बना दिया गया। असल में उस समय तक इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। इटली कई हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तरी इटली जो फ्रांस से लगा हुआ था, उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऐसे में नेपोलियन को डर था कि कहीं ऑस्ट्रिया इटली के रास्ते फ्रांस में भी ना दाखिल हो जाए। नेपोलियन के नेतृत्व में इटली की फ्रांसीसी सेना ने ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त कर दिया। उत्तरी इटली रिपब्लिक ऑफ वेनिस का हिस्सा था, लिहाजा वेनिस
दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा फ्रांस के हिस्से में आया और दूसरा ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया का हिस्सा वेनिशियन प्रोविंस कहलाया और फ्रांस का हिस्सा सिसिलपाइन रिपब्लिक कहलाया। इसके बाद नेपोलियन फ्रांस लौट आया। नेपोलियन ने 1799 तक फ्रांसीसी क्रांति के नाम पर अधिकांश इटली पर विजय प्राप्त कर ली। उसने पुरानी इकाइयों को मिलाया और ऑस्ट्रिया की हिस्सेदारी को कम कर दिया। इस समय तक यूरोप के कई इलाकों पर फ्रांस का कब्जा हो चुका था। फ्रांस की सत्ता उसकी जेब में आने को तैयार थी, मगर उसका इरादा कुछ और था। उस वक्त सिर्फ ब्रिटेन ही था जो फ्रांस के विरोध में था। असल में ब्रिटेन अभी अभी फ्रांसीसी गणराज्य के साथ युद्ध में एकमात्र प्रमुख यूरोपीय शक्ति बना हुआ था। ऐसे में फ्रांसीसी डायरेक्टरी ने ब्रिटिश विरोध का मुकाबला करने के लिए कई रणनीतिक विकल्पों की जांच की। इस डायरेक्टरी में फ्रांस के शीर्ष नेता थे जो देश चलाते थे। वे आयरलैंड और ब्रिटेन पर हमला करने और रॉयल नेवी को चुनौती देने के लिए फ्रांसीसी नौसेना का विस्तार करना चाहते थे। इधर 1796 में ब्रिटेन और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में भूमध्य सागर में मौजूद ब्रिटिश बेड़े उस जंग में मशगूल हो गए। ब्रिटिश बेड़ों के चले जाने के बाद फ्रांसीसी नौसेना भूमध्य सागर में सबसे ताकतवर हो गई थी। अब फ्रांस को लगा कि ब्रिटेन से सीधा मुकाबला करने का यही सही वक्त है। उस समय ज्यादातर ब्रिटिश उपनिवेश पूर्व में थे जिस पर नेपोलियन कब्जा करना चाहता था। पश्चिम में अपनी बादशाहत कायम करने वाले नेपोलियन को पूरब हमेशा ही लुभाता रहा। वो कहता था, पूरब में जहां 60 करोड़ लोग बसते हैं उसके मुकाबले यूरोप एक तिल के समान है। उसके मुताबिक पूर्व में कई महान साम्राज्य हैं जिन पर राज करना बहुत बड़ी बात होगी। ब्रिटिश भारत उनमें से एक था। लेकिन बोनापार्ट का मानना था कि अगर ब्रिटिश भारत के खिलाफ अभियान चलाना है तो मिस्र और उसके आसपास स्थायी मौजूदगी स्थापित करना जरूरी है। वो मिस्र और उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर उन्हें फ्रांस का बेस बनाना चाहता था, जो व्यापार कर माल कमाता और उसका इस्तेमाल सेना की ताकत को बढ़ाने में वो करता। नेपोलियन उस मजबूत सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश उपनिवेशों को जीतने में करना चाहता था। एक लंबी योजना के बाद जुलाई 1798 में भूमध्य सागर में ब्रिटिश जंगी बेड़े से बचते हुए नेपोलियन ने मिस्र की ओर कूच किया। इसमें 35,000 ट्रेंड सैनिक उसके साथ थे। वहां मिस्र के काहिरा का मामलुक सुल्तान उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इसके अलावा आसपास के कई शहरों पर भी नेपोलियन ने अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के बाद उसने भारत की तरफ आने का इरादा कर लिया, लेकिन उसे ब्रिटिश ताकत का अंदाजा था, इसलिए उसने भारत में गठबंधन सहयोगी की जुगत लगाई। उस समय मैसूर में टीपू सुल्तान का शासन था। टीपू सुल्तान नेपोलियन के बड़े प्रशंसक थे। उसने नेपोलियन की बहादुरी के किस्से सुन रखे थे। ऐसे में आसानी से नेपोलियन और टीपू के बीच संपर्क हो गया। लेकिन इस लक्ष्य के सामने दो अड़चनें थी। एक अड़चन थी कि नेपोलियन की आर्मी की नाविक शक्ति ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी, क्योंकि मिस्र की नील नदी के सहारे उसने भारत जाने का फैसला किया। और दूसरी अड़चन इंग्लैंड का महान सेनापति होराशियो नेल्सन था। नेल्सन इतना वीर और साहसी था कि युद्धों में अपनी एक आंख और एक बाजू खोने के बाद भी उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी टुकड़ी के साथ समुद्र में ही घुमा करता था। नेपोलियन पर नेल्सन की खास नजर थी। नेल्सन जानता था कि अगर नेपोलियन ने पूर्व के देशों में अपनी पैठ बना ली तो ब्रिटेन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जो साम्राज्य ब्रिटेन ने बनाया है उसे वो खो भी सकता है। मिस्र को जीतकर भारत का रुख करने वाले नेपोलियन की खुशी ज्यादा दिनों तक बाकी नहीं रह सकी। असल में सेनापति नेल्सन को नेपोलियन के अभियान का पता लग गया। वो तब स्पेन के साथ युद्ध में व्यस्त था, लेकिन नेपोलियन के मंसूबे की भनक लगते ही उसने मिस्र का रुख किया। 1 अगस्त 1798 को नेल्सन ने नेपोलियन की सेना पर धावा बोलकर उसे चौंका दिया। इतिहास में यह लड़ाई नील युद्ध नाम से मशहूर है। इसमें नेपोलियन की सेना को कदम पीछे खींचने पड़े। 2 दिन के अंदर ही नेल्सन ने नेपोलियन की सेना पर नियंत्रण कर लिया। नेपोलियन को वापस फ्रांस लौटना पड़ा, लेकिन इस हार का नेपोलियन की छवि पर कोई असर नहीं पड़ा। जब नेपोलियन पेरिस पहुंचा तब तक स्विट्जरलैंड और हॉलैंड में भी फ्रेंच आर्मी की जीत हो चुकी थी। बतौर कमांडर अब नेपोलियन का कद और भी बढ़ गया था। 1799 में मौका देखते ही उसने फ्रांस की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सत्ता पर काबिज हो गया। अब नेपोलियन यूरोप का सबसे ताकतवर देश का नेता बन चुका था। एक तरफ जंग के मैदान में वो कामयाबी के झंडे बुलंद कर रहा था, तो दूसरी तरफ पूरे यूरोप में उसके प्रशासनिक कार्यों का डंका बज रहा था। 1802 तक यूरोप में शांति बहाल हो चुकी थी। इटली के मोर्चे पर ऑस्ट्रिया पहले ही शिकस्त खा चुका था।
वहीं जर्मनी और ब्रिटेन फ्रांस की ताकत देखकर चुप थे। 1799 में नेपोलियन के सत्ता संभालते ही फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो चुका था। उसने क्रांति के बाद के फ्रांस की नींव रखी। नेपोलियन ने लोगों को निजी आजादी का अधिकार दिया। नेपोलियन ने ही कानून के समक्ष समानता के अधिकार के सिद्धांत की बुनियाद रखी। उसने लोगों को अपनी पसंद का धर्म मानने का अधिकार दिया। फिर उसके नेतृत्व में फ्रांस में सबसे ताकतवर सेना भी तैयार हुई। इन कामयाबियों के चलते नेपोलियन को जिंदगी भर के लिए कॉन्सुल यानी सत्ता के बड़े अधिकारी की पदवी दी गई। लेकिन यह सब थोड़े वक्त के लिए ही था। यूरोप में लंबे वक्त तक अमन कायम नहीं रह सका। फ्रांस की अंदरूनी खींचतान अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सरकार के विरोधियों ने नेपोलियन की हत्या की साजिश रची। तब नेपोलियन को महसूस हुआ कि जब तक राजशाही नहीं होगी तब तक फ्रांस में शांति कायम नहीं हो सकता। 1804 में उसने पोप की मौजूदगी में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अगले ही साल यानी 1805 में नेपोलियन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीता। सामने ऑस्ट्रिया और रूस की सेनाएं थीं। नेपोलियन ने जाल बिछाकर दुश्मन के 26,000 सैनिकों को मार डाला। यह युद्ध आज के चेक रिपब्लिक में ऑस्टरलित्ज में हुआ था। ऑस्ट्रिया और रूस को हराकर नेपोलियन ने एक बार फिर यूरोप पर अपना सिक्का जमा लिया। अब नेपोलियन ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की। उसने ब्रिटेन से हर तरह के कारोबार पर रोक लगा दिया। उसने ब्रिटेन आने जाने वाले हर जहाज को लूटने की पूरी छूट दे दी। उसे लगा कि दबाव में आने पर ब्रिटेन समझौते के लिए राजी हो जाएगा, मगर हुआ ठीक उल्टा। स्पेन और पुर्तगाल ने नेपोलियन का फरमान मानने से इनकार कर दिया। नेपोलियन ने स्पेन और पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों में नेपोलियन के खिलाफ बगावत हुई। ब्रिटेन ने आर्थर वेलेजली की अगुवाई में एक सैन्य टुकड़ी पुर्तगाल और स्पेन की मदद के लिए भेज दी। इससे ब्रिटेन को यूरोपीय महाद्वीप पे पैर जमाने का मौका मिल गया। स्पेन और पुर्तगाल में नाकामी के बावजूद नेपोलियन ताकतवर बना हुआ था। हॉलैंड, इटली और जर्मनी के एक बड़े हिस्से तक उसका साम्राज्य फैल चुका था। 1812 में ब्रिटेन की आर्थिक नाकेबंदी को कामयाब बनाने के लिए नेपोलियन ने रूस की सीमा पर 6 लाख सैनिक जमा कर दिए। वो इससे रूस को राजी करना चाहता था। उधर स्पेन में ब्रिटेन के कमांडर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने नेपोलियन की सेना को पराजित कर दिया। हालांकि 1812 में नेपोलियन ने मॉस्को पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन कड़ाके की सर्दी पड़ने से नेपोलियन को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में रूस के मोर्चे पर भी नेपोलियन को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। जब नेपोलियन फ्रांस लौटा तब उसकी सेना बेहद कमजोर हो चुकी थी। महज 10,000 सैनिक ही युद्ध के लायक बचे थे। नतीजतन 1814 में दुश्मनों ने फ्रांस पर धावा बोल दिया। ऑस्ट्रिया, रूस और प्रशिया के गठबंधन वाली सेना ने पेरिस को घेर लिया। मजबूरी में नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसे एल्बा नामक एक द्वीप पर कैद करके रखा गया। वो इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति था कि कैद से भी उसकी निगाह फ्रांस के हालात पर थी। 11 महीने बाद मार्च 1815 में वो कैद से भाग निकला और पेरिस पहुंच गया। उसने सत्ता की कमान फिर से अपने हाथों में ले ली। वो फिर से विश्व विजेता बनने का सपना देखने लगा। पेरिस पहुंचने के बाद नेपोलियन ने संविधान में तेजी से कई बदलाव किए। इन बदलावों का असर यह हुआ कि कई विरोधी उसके पाले में आ गए। 1815 में मार्च महीने तक यूरोप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा बना लिया था। ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रूस, बेल्जियम और अन्य देशों की गठबंधन सेना नेपोलियन को हराने के लिए इकट्ठा हुई। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया, जबकि प्रशिया सेना की कमान गेबहार्ड लेब्रेच वॉन ब्लूचर ने संभाली। जून में नेपोलियन ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। 18 जून को बेल्जियम के वाटरलू में मित्र राष्ट्रों की गठबंधन सेना से नेपोलियन की सेना का सामना हुआ। वाटरलू को इसके सामरिक महत्व के लिए चुना गया था। यह ब्रुसेल्स के पास था और ब्रिटिश नेतृत्व वाली गठबंधन सेना को फ्रांसीसी सेना का सामना करने के लिए एक अच्छी स्थिति प्रदान करता था। वाटरलू की यह लड़ाई भारी बारिश में लगभग 10 घंटे चली। बारिश और कीचड़ ने नेपोलियन की हार में अहम भूमिका निभाई। जमीन गीली होने के कारण नेपोलियन ने अपनी भारी घुड़सवार सेना के इस्तेमाल में देरी की। इससे उनके प्रतिद्वंद्वियों को फायदा मिला। इस लड़ाई में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उसे शिकस्त दे दी। हार के बाद फ्रांस के सम्राट के रूप में नेपोलियन के शासन का खात्मा हो गया और उसे दूसरी बार निर्वासन झेलना पड़ा। इस बार वह दक्षिण अटलांटिक में सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप पर चला गया। इसके बाद वो फिर कभी कैद से नहीं छूट सका। 6 साल बाद 1821 में
पेट में हुए कैंसर से उसकी मौत हो गई। वाटरलू की लड़ाई के नतीजे का यूरोपीय शक्ति संतुलन पर बड़ा असर पड़ा। इससे यूरोप में फ्रांसीसी प्रभुत्व का खात्मा हो गया और वहां की राजनीति में एक तरह की नरमीपन पैदा हो गई जो दशकों तक कायम रही। इसे इतिहास में कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के रूप में जाना जाता है। नेपोलियन की मनोदशा सदैव खुद को श्रेष्ठ साबित करने की थी, लेकिन ऐसा असंभव था। इस मकसद को नाकाम सिर्फ एक देश नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी था। इसलिए कई देशों की गठबंधन सेना ने नेपोलियन का सामना किया और आखिरकार नेपोलियन को शिकस्त झेलनी पड़ी। वह न सिर्फ परास्त हुआ, बल्कि महज 52 साल की उम्र में उसकी मौत भी हो गई। एक महान सेनापति, कमांडर और वजीर का अंत हो गया। मगर दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे पर कभी न मिटने वाली इबारत लिख डाली थी। आज के एपिसोड में इतना ही। आपको यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।